साथियों कल 30 प्रश्न तक अपन ने देख लिए थे, 31 प्रश्न हो गए थे। इसके आगे 32वें प्रश्न से अब स्टार्ट करेंगे। आप पिछला वीडियो भी देख लें, उसमें भी इसी प्रकार के जो संस्कृत शिक्षण से संबंधित प्रश्नों को बताया गया है। और आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि जो भी और वीडियो रहें वो सीधे आप सभी के पास पहुंच जाएं। चलें देखते हैं। काठिन्य निवारण की सुकराती विधि है। प्रश्न क्या पूछा है? काठिन्य निवारण की विधि पूछना है। सुकराती विधि है कौन सी है ये बताना है आपको। काठिन्य निवारण की सुकराती विधि। और ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इसका सही आंसर जो है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि को काठिन्य निवारण की सुकराती विधि कहा जाता है। अगला, गद्य शिक्षण के पहले पाठ होता है। जब गद्य शिक्षण किया जाता है, गद्य पढ़ाया जाता है, तो पहले पाठ होता है। कौन सा पाठ होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आदर्श वाचन। गद्य को पढ़ा जाता है पहले। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह लक्षण किसका है? ये काव्य का लक्षण है और संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि जो हैं उनका यह लक्षण यहाँ पर दिया गया है, जो कि विश्वनाथ जी हैं। काव्य शिक्षण में रसानुभूति किस सोपान पर होती है? किस सोपान पर रसानुभूति होती है ये बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा सस्वर वाचन, क्योंकि सस्वर वाचन में ही गाकर पढ़ा जाएगा, तो जिससे रसानुभूति होगी। आगे, ग्रहणाभिव्यक्ति ही, ग्रहणाभिव्यक्ति उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है ग्रहणाभिव्यक्ति? ग्रहण की अभिव्यक्ति या फिर ग्रहण करके अभिव्यक्ति। इसका सही आंसर जो है बा हो जाएगा। ग्रहणाभिव्यक्ति गद्य शिक्षण का उद्देश्य है। निगमन विधि का सूत्र नहीं है। निगमन विधि का सूत्र क्या नहीं है ये बताना है। दो विधियां हैं, एक तो आगमन और दूसरी निगमन। तो यहाँ पर निगमन विधि के बारे में पूछा है। तो जो निगमन विधि है वो प्रत्यक्षात प्रमाणम प्रति, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, यह है निगमन विधि का सूत्र। काठिन्य निवारण पर विशेष बल दिया जाता है। काठिन्य निवारण पर विशेष बल दिया जाता है कौन से शिक्षण में दिया जाता है? गद्य, पद्य, नाटक या व्याकरण शिक्षण में? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर होगा गद्य शिक्षण। जब गद्य शिक्षण होगा तो उसमें काठिन्य निवारण जो है एक जो पाठ्य योजना रहेगी उसमें एक पॉइंट रहेगा काठिन्य निवारण। व्याकरण की पाठ्य योजना में महत्वपूर्ण सोपान है। व्याकरण की जो पाठ्य योजना है उसमें महत्वपूर्ण सोपान कौन सा है ये बताना है। तो इसमें प्रस्तुतिकरण जो है ये महत्वपूर्ण सोपान है। पूर्व ज्ञान परीक्षण उद्देश्य है। पूर्व ज्ञान जो है, पूर्व ज्ञान परीक्षण, इसका उद्देश्य क्या है ये पूछा है। पूर्व ज्ञान परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो प्रस्तावना प्रश्नों का, देखें जब प्रस्तावना तैयार करते हैं तो उसमें पूर्व ज्ञान के रूप में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और जो अंतिम प्रश्न रहता है वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रहता है, जिसमें समस्यात्मक प्रश्न अपन उसे कहते हैं। तो उसके हिसाब से फिर प्रस्तावना निकाल ली जाती है। अगला, संभाषण के माध्यम से ही व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। संभाषण के माध्यम से ही व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो किस में दिया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अनौपचारिक विधि। अनौपचारिक विधि एक ऐसी विधि है जिसमें संभाषण के माध्यम से ही व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। आगमन विधि का सूत्र कौन सा है? अभी अपन ने निगमन विधि का सूत्र पढ़ा था, अब है आगमन विधि। तो आगमन विधि जो है वो विशिष्टात सामान्य प्रति, विशिष्ट से सामान्य की ओर गमन करती है। अगला, नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। नाटक शिक्षण जो कि आपने पढ़ा होगा नाटक के बारे में, वही है ये नाटक शिक्षण। तो नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है ये बताना है। नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन है? तो इसकी जो श्रेष्ठ विधि है वो समवाय विधि है। नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि समवाय विधि। काव्य शिक्षण में प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि है। काव्य का शिक्षण चल रहा है तो काव्य के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर पर पूछा है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर काव्य का शिक्षण कराना है तो उसके लिए उपयोगी विधि कौन सी होगी ये बताना है। तो ये जो है गीत विधि उपयोगी विधि है, क्योंकि गीत गाकर वहाँ पर अच्छे से अभिव्यक्ति की जा सकती है। संस्कार शिक्षण प्रमुख उद्देश्य है। संस्कार शिक्षण प्रमुख उद्देश्य है। किसका प्रमुख उद्देश्य है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाटक शिक्षण। नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? संस्कार शिक्षण। आगे, किम, कैन, कस्मई,
आदि के माध्यम से प्रश्न होते हैं। ये भी मोस्ट प्रश्न है और ये कई बार पूछा जा चुका है। इस प्रकार से थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से किम, कैन, कथवई, कश्मई आदि के माध्यम से जो प्रश्न है वो कहाँ पूछे जाते हैं, कौन सी विधि में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक खंडान्वय विधि जो है इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो भी एक पंक्तियाँ रहेंगी उन पंक्तियों में से फिर प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधि है। व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधि कौन सी है, यहाँ पर आधुनिक विधि बताना है, जो कि आप ये भी ध्यान रखें कि प्राचीन विधि पूछा है कि आधुनिक विधि पूछा है। तो व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधि जो है वह आगमन विधि है। व्याकरण शिक्षण की पूछा है तो आगमन विधि जो है वो प्राचीन विधि है। किन प्रश्नों में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है? ध्यान से, किन प्रश्नों में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को। तो वह प्रस्तावना प्रश्न है जिनमें अंतिम जो प्रश्न रहता है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। उसमें छात्रों से ये मान के चलें कि वो प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। तो उसका फिर आप समाधान के रूप में आगे आप अपना पाठ पढ़ाना और स्टार्ट कर देते हैं, अपना प्रश्न बोल देते हैं कि चलें आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो वो हो जाता है प्रस्तावना प्रश्न। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवाह कौशल प्रश्नों के विषय में गलत है। एक तो यहाँ पर प्रवाह कौशल के बारे में पूछा गया है। तो प्रवाह मतलब होता है कि कंटिन्यू करना। तो इसके विषय में जो है इसका सही आंसर यहाँ क्या होगा? तो यहाँ अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। देखें ये जो है इनसे भिन्न है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैंने अभी बताया भी था ये प्रस्तावना कौशल में होता है कि अंतिम प्रश्न जो है वो समस्यात्मक प्रश्न बच्चों के सामने रखा जाता है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा और ये तीनों सेम ही है, बिल्कुल पॉइंट इसी से संबंधित हैं, प्रवाह कौशल से संबंधित। बुद्धि के आउटपुट हैं, इनपुट और आउटपुट दो आपको पता ही होगा। तो इसमें जो है भाषण जो है वो आउटपुट है, बोलना। इनपुट मतलब हो जाएगा श्रवण आदि, ये इनपुट हो जाएंगे, और ये आउटपुट रहेगा भाषण। भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भाषा शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य रहेगा वो आ और बा दोनों हैं, ग्रहण और अभिव्यक्ति, आ और बा दोनों। पठन कौशल अभिवृद्धि की श्रेष्ठ विधि, पठन कौशल अभिवृद्धि की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो ये वाचनानुकरण विधि जो है ये पठन कौशल अभिवृद्धि की श्रेष्ठ विधि है। लेखन कौशल अभिवृद्धि की विधि नहीं है, लेखन कौशल अभिवृद्धि जो है इसकी विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं जो है ये आंसर सही होगा। ये तीनों की तीनों विधियाँ इसकी विधि नहीं है। अगला, प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य है। देखिए प्रस्तावना कौशल से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और प्रस्तावना कौशल के बारे में समझना अपन को ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पहला ही जो कि सोपान रहता है और इसमें केवल कुछ प्रश्नों के माध्यम से उस विषय पर लाया जाता है और अंतिम प्रश्न इस प्रकार का रखा जाता है कि जिससे बच्चे उस प्रश्न का आंसर ना दे पाएँ और आपके विषय से वो जोड़ता हो। तो इस प्रकार से फिर आपको बताना है कि चलें आज हम इस विषय में पढ़ेंगे। तो ये होता है प्रस्तावना कौशल। अगला, पठन कौशल की यहाँ तक हो गया था, ये भी हो गया था। चलें अपन को करना कहाँ से था, यहाँ पठन कौशल अभिवृद्धि की श्रेष्ठ विधि, पठन कौशल अभिवृद्धि की श्रेष्ठ विधि कौन सी है ये बताना था। तो इसका सही है वाचनानुकरण विधि। लेखन कौशल अभिवृद्धि की विधि, यहाँ पठन की पूछी थी, यहाँ लेखन की पूछ ली है, ये भी हो गया है। ये प्रस्तावना कौशल चल रहा था। प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य, तो प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य जो है पूर्व ज्ञान परीक्षण। हाँ ये भी ठीक है, पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है बच्चों का। जो पहले के 3-4 क्वेश्चन रहेंगे उनमें बच्चे बताएंगे कि क्या जो इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर, तो उनका पूर्व ज्ञान का थोड़ा सा पता चल जाएगा बच्चों को आता है भी, कितना आता है कितना नहीं आता इसके बारे में। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। देखिए शिक्षण सूत्र आपने पढ़े होंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर और भी बहुत सारे शिक्षण सूत्र कह सकते हैं अपन उनके बारे में। तो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है, कहाँ होता है ये बताना है। तो शिक्षण सूत्रों का जो प्रयोग है ये सभी प्रश्नों में होता है। व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, व्याकरण शिक्षण जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषा का ज्ञान कराना है। व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि, ये तो कई बार पूछा जा चुका है। व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो दोनों में से ही होगी, आगमन निगमन में से। तो ये बताना है आपको। तो क्या रहेगी? दोनों ही विधियां जो हैं वो व्याकरण शिक्षण की विधि हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। आगे, काव्य विधि से
व्याकरण के अध्ययन का उदाहरण। काव्य विधि से व्याकरण के अध्ययन का उदाहरण, यहाँ पर नीचे कुछ ग्रंथों के नाम दिए हैं। तो एक काव्य विधि से व्याकरण के अध्यापन का एक उदाहरण है ये ग्रंथ, इसके बारे में आपको बताना है। और कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ये रावण बधम है जिसमें व्याकरण का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण, हाँ और एक चीज़ और इसके बारे में, रावण बधम के बारे में, इसे भट्टी काव्य के नाम से भी जाना जाता है। व्याकरण पाठ योजना का मुख्य पाठ्य बिंदु है। व्याकरण पाठ्य योजना का मुख्य पाठ्य बिंदु है। जो व्याकरण पाठ्य योजना है उसका मुख्य बिंदु क्या रहेगा? मुख्य पाठ्य बिंदु, यहाँ पर बिंदु दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा बिंदु मुख्य रहेगा। तो प्रस्तुतिकरण है, इसके पहले ये प्रश्न अपन देख चुके हैं। तो प्रस्तुतिकरण उसका मुख्य बिंदु रहेगा, क्योंकि प्रस्तुतिकरण पर ही उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। गद्य शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। क्या लाई जाती है गद्य शिक्षण में? यदि आपको गद्य शिक्षण कराना है तो गद्य शिक्षण में प्रयोग में लाई जाती है। देखें इसका सही आंसर क्या होगा? व्याख्या विधि, क्योंकि यदि गद्य का शिक्षण कराएंगे तो आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो गद्य शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ग्रहण और अभिव्यक्ति, ये दोनों हैं। समास, हाँ अगला प्रश्न, समास शिक्षण हेतु सूत्र काम में आता है। देख लें एक बार फिर से, समास शिक्षण हेतु सूत्र काम आता है। कौन सा सूत्र समास शिक्षण में काम में आता है? और शिक्षण सूत्रों में ही ये बता दिया जाएगा, तो कौन सा सूत्र है ये बताना है आपको। तो स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति, स्थूल से सूक्ष्म की ओर अपन को चलना पड़ेगा समास में। गद्य पाठ्य योजना में नहीं होता है। क्या नहीं होता है गद्य पाठ्य योजना में? ये भी मतलब आप लोग सोच रहे हो कि ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये सारे प्रश्न पाठ्य योजना से संबंधित हैं। जो गद्य पद्य नाटक आदि की पाठ्य योजनाएं हैं उन्हीं से रिलेटेड ये प्रश्न है, तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप पाठ्य योजनाओं को एक बार देख लें, सभी पाठ्य योजनाएं, और उनसे जो भी बनने वाले प्रश्न हैं, तो वैसे भी आप एक बार जैसे उसका पूरा प्रारूप देख लेंगे पाठ्य योजनाओं का, तो ये सारे प्रश्न आप कर देंगे एक बार में, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये बिंदु इसमें छूटा हुआ है। देखें इसमें गद्य की पाठ्य योजना जो है इसमें सस्वर वाचन नहीं होगा, क्योंकि गद्य को गाया नहीं जा सकता। काव्य शिक्षण की इस विधि में व्याकरणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। किस विधि में व्याकरणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं? तो ये दंडान्वय विधि में पूछे जाते हैं। पद्य पाठ्य योजना में सस्वर होता है, सस्वर वाचन होता है। कितनी बार होता है ये बताना है। तो आप लोगों को बताना है कि पद्य पाठ्य योजना में सस्वर वाचन जो है कितनी बार होता है? ये एक बार होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य, नाटक शिक्षण जो है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो है यह सच्चरित्र निर्माण, किसी भी व्यक्ति के चरित्र के बारे में वहाँ पर बताया जाता है। सच्चरित्र निर्माण जो है नाटक शिक्षण का उद्देश्य है। मतलब कल जो वीडियो मैं लाने की कोशिश करूँगा उसमें जितने भी और प्रश्न रह गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ और कवर कर लेंगे, तो लगभग अपने 100 प्रश्न इसके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा और भी जो फिर वीडियो रहेगा वो और अन्य वीडियो में अपन इसी प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, या फिर जो टॉपिक रहेगा उसको देख लेंगे।